So, your second chapter is regarding formulating and clarifying the research topic. रिसर्च टॉपिक जो है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे और उसके बाद फिर उसको क्लैरिफाई उसको फॉर्मुलेट करना और उसके बाद फिर देखना कि क्या वो वायबल है कि नहीं, ये हमारा इस चैप्टर के अंदर हमारा पर्पस है। ठीक है, एंड देयर आर डिफरेंट थिंग्स जो कि आप इस पूरे प्रोसेस के अंदर देखोगे, जिनको प्रैक्टिकली आप करके तो अपना रिसर्च टॉपिक जो है उसको कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, एंड रिसर्च टॉपिक इज लाइक आपकी डेस्टिनेशन। ठीक है, आप अगर जीटी रोड पे खड़े हुए हैं और जीटी रोड पे खड़े होके आपको ये नहीं पता कि आपने किस तरफ जाना है, ठीक है, तो देन आप जितना मर्जी चलते रहें, एट द एंड यू वुड बी नो वेयर। ठीक हो गया, जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि आपकी मंजिल कौन सी है, ठीक है, तब तक ये क्लैरिटी नहीं आ सकती। आपने लाहौर जाना है या इस्लामाबाद जाना है, ये उसके बाद काम शुरू होगा जब आप किसी से पूछेंगे। इफ़ यू आस्क ऑन जीटी रोड कि मैं कहीं जाना चाहता हूँ, तो उसका अगला क्वेश्चन होगा किधर जाना चाहते हो। तो डायरेक्शन जो है वो आपको आपका रिसर्च टॉपिक प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये नॉर्मली होता है कि आप लोग जो है वो अपने कोर्स वर्क करने के बाद थीसिस के लिए आते हैं और आके आप अपने सुपरवाइजर को कहते हैं कि सर मुझे बताएं मैंने क्या करना है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये सुपरवाइजर से पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये आपको खुद से इस चीज़ को क्लैरिफाई करना है कि आपको क्या करना है, आपकी मंजिल क्या है। ये सुपरवाइजर की मंजिल नहीं है, ये आपकी डेस्टिनेशन है। सो यू हैव टू डिसाइड कि what must be the topic on which you have to do some work, you have to do some thesis। okay, so it's your topic, it's your thesis, it's your career, it's your destination। that is why ये आपको क्लियर करना है। तो इस प्रोसेस में इस चैप्टर के स्टार्ट पे हम एक मोटिव लेके चल रहे हैं कि आप अपने आफ्टर दिस चैप्टर आप अपना थीसिस जो है उसका टॉपिक जो है उसको फाइनलाइज करने की कोशिश करेंगे आफ्टर दिस होल एक्सरसाइज जो हम इस चैप्टर में करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये असाइनमेंट भी है आप लोगों की अगले लेक्चर तक। ये असाइनमेंट है कि आपने क्लैरिफाई करना है कि आपका टॉपिक जो है जिसके ऊपर आपने थीसिस करना है वो टॉपिक क्या होगा। अब इसमें डिफरेंट टेक्निक्स हैं, रास्ते में प्रैक्टिकल एक्टिविटी है कुछ जो हम करेंगे, जिससे हमें साथ साथ जो है वो पता चलता जाएगा, साथ साथ क्लैरिफाई होता जाएगा कि हमारा रिसर्च टॉपिक जो हम सोच रहे हैं, जिस चीज़ के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, वो सही है कि नहीं, वो वर्केबल है कि नहीं, वो प्रैक्टिकल है कि नहीं। ठीक है, उसके ऊपर काम किया जा सकता है कि नहीं। और जितना टाइम पीरियड आपके पास है, यू ऑलमोस्ट हैव 6 मंथ्स फॉर योर थीसिस, तो क्या 6 मंथ्स के अंदर वो टॉपिक जो है, वो रिसर्च क्वेश्चन जो है, क्या उसे पूरा किया जा सकता है, क्या उसके ऊपर काम, उसका रिसर्च क्वेश्चन जो है उनके आंसर किए जा सकते हैं कि नहीं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मुलेटिंग एंड क्लैरिफाइंग योर रिसर्च टॉपिक, उसमें इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। ये बेसिकली आप कह लें कि ये समरी है ओवरऑल चैप्टर की, कि आप अपना टॉपिक जो है उसे फॉर्मुलेट और क्लैरिफाई कैसे करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफाइंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए गुड रिसर्च टॉपिक। आपने एट्रीब्यूट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। आपने देखना है कि आपके टॉपिक में वो अच्छे रिसर्च एट्रीब्यूट्स हैं आपके टॉपिक के अंदर के नहीं। देन उसके बाद जनरेटिंग आइडियाज दैट हेल्प यू सिलेक्ट ए सूटेबल टॉपिक। कुछ आइडियाज जनरेट करने का प्रोसेस जो है उसे हम देखेंगे कि सूटेबल टॉपिक जो है उसके लिए अच्छे आइडियाज कैसे जनरेट किए जा सकते हैं। टर्निंग आइडियाज इनटू क्लियर रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव। तो आइडिया जो आपने जनरेट किया उसको अगले स्टेप के ऊपर आप रिसर्च क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट करोगे। एंड देन दी लास्ट स्टेप, राइटिंग योर रिसर्च प्रपोजल। तो आखिरी स्टेप के ऊपर आपने अपना रिसर्च प्रपोजल जो है वो लिखना है, वो करना है, उसके उसको कुछ शेप अप करना है। ठीक है, सो दीज आर दी 4 स्टेप्स जिनको फॉलो करते हुए आप अपने रिसर्च टॉपिक को कंक्लूड करोगे और उसके बाद अपने रिसर्च प्रपोजल जो है उसके राइटअप की तरफ आप जा सकते हो। तो पहली चीज, एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड रिसर्च टॉपिक, इससे हम शुरू होते हैं, इसको देखते हैं कि ये कैसे होता है मामला। So here we are studying the attributes of good research topic, in which first one is capability. And if you explain it in a simple way, then the question is it feasible?
ये आपने जो भी टॉपिक सोचा क्या वो फिजिबल है, ठीक है? अब कैपेबिलिटी कैसे डिटरमिन होती है, उसके लिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर आपको करना है। एंड दोज़ क्वेश्चन आर यू fascinated बाय द टॉपिक? जो टॉपिक आपने चूज़ किया है, क्या आप उससे fascinated हैं? क्या क्यूरियस हैं उसके मुतल्लिक? क्या आपका इंटरेस्ट है उसमें? डू यू हैव द नेसेसरी रिसर्च स्किल्स? सेकंड क्वेश्चन, ये अच्छे एट्रीब्यूट्स की बात हो रही है। आपका टॉपिक अच्छा होगा अगर उसके अंदर वो एट्रीब्यूट्स हैं जो रिसर्च में होते हैं, तो फिर आप उस टॉपिक को लेके चल सकते हो। पहली चीज़ कि आपका इंटरेस्ट है उसमें। सेकंड थिंग, डू यू हैव द नेसेसरी रिसर्च स्किल्स? कि आपके पास वो रिसर्च स्किल्स हैं जो उस टॉपिक के ऊपर काम करने के लिए आपको चाहिए। एंड देन कैन यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन द टाइम अवेलेबल? आपके पास 6 माह का टाइम पीरियड है, क्या ये प्रोजेक्ट उस टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है? विल द रिसर्च स्टिल बी करंट व्हेन यू फिनिश? ठीक है, जब आप फिनिश करेंगे तो उस वक्त तक कहीं ये रिसर्च पुरानी तो नहीं हो जाएगी। ठीक हो गया। डू यू हैव सफिशिएंट फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज? आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं, ऑब्वियसली कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके लिए हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। सोशल साइंसेज में भी ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जबकि जो इंजीनियरिंग वाली साइड है उसके अंदर तो ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम्प्लीमेंट्री होते हैं। यू हैव टू डू सम एक्सपेरिमेंट्स, तो एक्सपेरिमेंट्स के लिए यू नीड लैब्स, एंड इन लैब्स यू नीड मटेरियल्स। तो उन मटेरियल्स के ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, सो इस वजह से आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज उधर स्पेसिफिकली चाहिए होते हैं। और आपकी जो सोशल साइंसेज हैं, जैसे मैनेजमेंट साइंसेज हैं, तो मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर आपने अगर सर्वे करना है तो देर आर डिफरेंट वेज टू मेक सर्वेज। फॉर एग्जांपल आप गूगल पे चले जाते हैं, आप इंटरनेट से कोई सर्विस ले लेते हैं कि आपका ये क्वेश्चन है, इस रिसर्च क्वेश्चन को आप जो है वो लोगों से सर्वे करवा दें, तो वो आपसे पर क्वेश्चन जो है वो कुछ डॉलर टर्म्स के अंदर कुछ चार्ज कर लेते हैं। ठीक हो गया। सो देर आर डिफरेंट थिंग्स, देर आर डिफरेंट वेज जिससे सोशल साइंसेज के अंदर भी कुछ एक्सपेंस होता है। आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज करना है, तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर की पेमेंट्स होती हैं, ठीक है? उन सॉफ्टवेयर्स की पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। जैसे जब आप राइटअप की तरफ जाएंगे तो यू नीड डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स लाइक SPSS, Stata, eViews। इन सॉफ्टवेयर्स के लिए जो है वो समटाइम्स ये फ्री अवेलेबल होते हैं, समटाइम्स इनके क्रैक्स अवेलेबल होते हैं, समटाइम्स यू हैव टू परचेज दो सॉफ्टवेयर्स विद द वेंडर। ओके, सो इस वजह से यू नीड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो यू हैव टू सी the topic which you have chosen, whether you have financial resources, whether you need financial resources for those topics or not। तो आप लोगों के लिए बेटर तो ऑब्वियसली यही है कि आप ऐसा टॉपिक, ऐसा प्रोजेक्ट जो है उसे चूज करें जिसके ऊपर आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना लगें, बिकॉज एट स्टूडेंट एज ऑब्वियसली आप काफ़ी सारे काम ऐसे कर सकते हैं, काफ़ी सारी रिसर्च ऐसी कर सकते हैं जिसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं, जिसमें पेड सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत नहीं है। सो you have to see whether you can fulfill the financial resources of your project or not. If you cannot fulfill the financial resources, if you cannot pay financial resources, then obviously you must choose the topic in which no finance is available, no finance is required। Will you be able to gain access to data? Very important question। आपने जो टॉपिक चूज किया है उसकी डाटा अवेलेबिलिटी इज एन अदर इशू। ठीक है, सो डाटा अवेलेबिलिटी जो है वो आपने देखनी है। क्या अवेलेबिलिटी जो डाटा की है, अच्छा इसमें वैसे होता है जब आप प्रैक्टिकली रिसर्च करने जाते हैं तो वी हैव सम डेटाबेसेस, ठीक है? और ये डेटाबेसेस जो हैं इसमें कुछ डेटाबेसेस जो हैं वो पेड होती हैं, कुछ डेटाबेसेस फ्री होती हैं। जैसे आप अगर वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर पे जाएं तो ये डेटाबेस जो है वो आपके पास फ्री है और पूरी दुनिया के मैक्रो इंडिकेटर्स का डाटा इसके ऊपर अवेलेबल है, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपको स्टॉक मार्केट का डाटा चाहिए, आपको डेली प्राइसेस का डाटा चाहिए कंपनीज की, पूरी दुनिया की कंपनीज की, तो देन यू हैव टू गो टू ब्लूमबर्ग। Okay, and Bloomberg charge a lot of money from universities and from subscribers।
ओके, सो इट डिपेंड्स कि आपको किस तरह का डाटा चाहिए, और उस तरह के डाटा के लिए जो डाटा बेसिस अवेलेबल हैं क्या वो फ्री हैं या उनको पे करना पड़ता है। अब ये प्राइसेस का डाटा जो है वो याहू फाइनेंस भी प्रोवाइड आपको कर देगा, लेकिन उसमें शायद आपको कुछ कंपनीज का डाटा मिले, कुछ कंपनीज का डाटा ना मिले। तो इट्स एन ओपन सोर्स डेटाबेस, तो इसके ऊपर भी डाटा अवेलेबल है। एंड वी हैव लॉट्स ऑफ अदर डेटाबेसेस जिनसे आप अपना डाटा जो है वो ले सकते हैं। नाउ इट डिपेंड्स, कुछ अंदर से टोटली फ्री हैं, और कुछ जो हैं वो पार्टली फ्री हैं, और पार्टली उनका कुछ आपको पे करना पड़ता है, और कुछ टोटली पेड डेटाबेसेस हैं जिनसे आप डाटा जो है वो ले सकते हैं। सो आपका टॉपिक जो है उसको आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि क्या आपको टॉपिक में इंटरेस्ट है, क्या आपके पास रिसर्च स्किल्स हैं उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने के लिए, क्या आप उस टॉपिक को गिवन टाइम के अंदर पूरा कर सकते हैं, क्या जब टॉपिक के ऊपर काम करके आप फिनिश करेंगे तो वो टॉपिक करंट टॉपिक ही होगा कि ऑब्सोलीट हो चुका होगा। ठीक हो गया। एंड क्या आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उस टॉपिक को पूरा करने के लिए, एंड क्या टॉपिक के अंदर जो डाटा चाहिए वो डाटा आपके पास अवेलेबल होगा कि नहीं। ठीक है, सो दीज आर दी एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट में हम आ रहे हैं एट्रीब्यूट्स के अंदर। पहली क्वालिटी थी कैपेबिलिटी, एंड देन उसके बाद आ गया अप्रोप्रिएटनेस। इज इट वर्थ वाइल, क्या ये काम करने का किसी को फायदा भी होगा। सेकंड एट्रीब्यूट जो है वो अच्छे रिसर्च टॉपिक का वो है अप्रोप्रिएटनेस या वर्थ वाइल, क्या इस काम करने का किसी को फायदा होगा। आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसका ना आपको फायदा ना किसी और को फायदा, तो उसको करने का क्या फायदा एट द एंड। ठीक है, सो ये देख लेते हैं अप्रोप्रिएटनेस जो है उसे आप कैसे जज कर सकते हैं। वी हैव अगेन सम क्वेश्चंस जिनके ऊपर आपने परखना होता है अपने टॉपिक को। विल द एग्जामिनिंग इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड बी मेट। ठीक है, क्या वो इंस्टीट्यूट जो है जिसके साथ आप अटैच हैं और आप थीसिस कर रहे हैं, क्या उसके स्टैंडर्ड्स मीट किए जा सकते हैं उस टॉपिक को पूरा करने के लिए। अच्छा, इसमें ऐसे होता है डेवलप वर्ल्ड में यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ के साथ लिंक अप की होती हैं, और समटाइम्स यूनिवर्सिटीज़ को या सुपरवाइजर्स को इंडस्ट्री जो है वो ही कुछ टॉपिक्स प्रोवाइड करती है कि इनके ऊपर आप काम करवाएं, और वो पे करते हैं। ठीक है, वो पे करते हैं सुपरवाइजर्स को और स्टूडेंट को जो उसके ऊपर काम कर रहा होता है। ठीक है, सो ये जो वर्थवाइल है ये तो ऑटोमेटिकली उस सिनेरियो में वर्थवाइल बन जाता है जब इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं। लेकिन अगर आप खुद से कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें स्पॉन्सर कोई नहीं है और आपका सुपरवाइजर है, तो देन यू हैव टू मीट द क्राइटेरिया ऑफ योर सुपरवाइजर एज वेल एज योर इंस्टीट्यूट के उसकी डिग्री पूरी करने के लिए अगर आप थीसिस कर रहे हैं तो देन उसका कुछ क्राइटेरिया होगा विच यू हैव टू फॉलो। तो आपका रिसर्च टॉपिक जो है क्या वो स्टैंडर्ड्स मीट कर रहा है कि नहीं। डज द टॉपिक कंटेन इश्यूज विद क्लियर लिंक्स टू थ्योरी, क्या आपका टॉपिक जो है उसके बैकग्राउंड में कुछ थ्योरीज अवेलेबल हैं कि नहीं। जी बच्चे, आमिना सरवर। सर ये फर्स्ट वाला जो है ये रिपीट करते हैं, इसकी समझ नहीं, एग्जामिनिंग इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड्स बीमेट वाला। अच्छा, इसमें आपके आपके इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, आप लोगों ने थीसिस करना है, यू हैव टू डू 6 मंथ्स थीसिस, और उस 6 मंथ थीसिस के लिए आपका इंस्टीट्यूट जो है वो आपसे कुछ रिक्वायरमेंट्स रख रहा है आपके आगे, वो कुछ फॉर्मेटिंग क्राइटेरिया आपको दे रहा है, वो कुछ आपसे डिमांड कर रहा है कि आप पहले प्रपोजल जमा करवाएं, और उसके बाद वो प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो तो उसके बाद आप अपना पूरा फुल फ्लेज थीसिस करें। ठीक हो गया, एंड देन योर सुपरवाइजर विल ट्रांसलेट दैट क्राइटेरिया टू यू कि बच्चे ऐसे ऐसे करके आप काम करें। ठीक है, आप उसे टॉपिक शेयर करते हैं और वो टॉपिक को देखता है, खुद जज करता है और आपको बताता है कि जी हाँ ये इसके ऊपर थीसिस किया जा सकता है, तो देन दैट इज योर क्राइटेरिया फॉर यू पीपल। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कह रहा था कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी किसी इंडस्ट्री के साथ लिंक्ड है और उस यूनिवर्सिटी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और वो प्रॉब्लम जो है वो यूनिवर्सिटी में आपके सुपरवाइजर को देता है और आपको कहता है कि इसके ऊपर रिसर्च करवा दें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि गुजरांवाला में सर्विस वाले जो हैं
या गुजरांवाला में इम्तियाज सुपर स्टोर वाले जो हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी में आपके सुपरवाइजर के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि जी हमारी सेल्स डिक्रीज हो रही हैं, तो प्लीज सेंड सम स्टूडेंट जो इसके ऊपर काम करें और हमें काम करके एट द एंड कंक्लूड करें कि क्या क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से सेल्स कम हो रही हैं हमारी। ठीक हो गया। तो ये एक क्राइटेरिया, ये एक स्टैंडर्ड हो सकता है कि आपको उधर जाना पड़े और उधर जाके आप जो है वो उनके कस्टमर्स से डिस्कस करें और जो पुराने कस्टमर्स था उनका डाटा भी उनके पास होगा, उनके उनसे क्वेश्चंस करें, उनके इंटरव्यूज करें, तो यू कैन कंक्लूड दिस थिंग। सो द थिंग इज के क्या आप इंस्टीट्यूट का स्टैंडर्ड पूरा कर रहे हो जिसके साथ आप अटैच हो, सो थीसिस रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो कि नहीं कर रहे। सो सेकंड क्वेश्चन इज डज द टॉपिक कंटेन इश्यूज विद क्लियर लिंक्स टू थ्योरी, क्या उसके बैकग्राउंड में कोई थ्योरी है। अब ये जो पीछे हमने एग्जांपल की इम्तियाज स्टोर वाली, तो उसके अंदर भी तो देखें बैकग्राउंड पे यू नीड थ्योरीज, डिमांड एंड सप्लाई, उसके बाद सेल्स की थ्योरीज होंगी। ठीक हो गया। उसके बाद कस्टमर मैनेजमेंट की थ्योरीज होंगी, आफ्टर सेल सर्विसेज की थ्योरीज होंगी। तो यू नीड थ्योरीज टू सपोर्ट योर टॉपिक और उनकी बेसिस के ऊपर आप कुछ कंक्लूजन्स जो है वो निकालने की कोशिश करोगे। आर द रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली स्टेटेड। ठीक है, क्या आपके रिसर्च क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स, अच्छा इस टॉपिक के अंदर फिर जब आप प्रपोजल बनाओगे, टॉपिक के ऊपर प्रपोजल बनाओगे तो उसमें फिर ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वेश्चंस, रिसर्च क्वेश्चंस होंगे। बेसिकली वो डायमेंशंस हैं जिनके ऊपर आप काम करना चाह रहे होगे, उन्हीं के ऊपर आपके हाइपोथेसिस बनेंगे। ठीक हो गया। तो उन हाइपोथेसिस को आपने टेस्ट करना है। तो क्या आर दी रिसर्च क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली स्टेटेड, कि आपने वो हाइपोथेसिस जो है वो स्पेसिफिक बनाए हैं और क्लियरली स्टेटेड है, आसानी से समझ आ जाते हैं। ठीक है। अगर रिसर्च क्वेश्चन ही आपका नहीं समझ आ रहा, किसी को कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, तो आपने रिसर्च क्या करनी है और उसका आंसर क्या आपने देना है। तो इस वजह से आपके रिसर्च क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव जो हैं वो काफ़ी स्पेसिफिक होने चाहिए और वो क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। Will the proposed research provide fresh insight into the topic? कंट्रीब्यूशन क्या है आपका। ठीक है, मतलब आप क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। आप वही काम तो नहीं कर रहे जो बाकी लोगों ने किया हुआ है 10 साल पहले और आप व्हील री इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देन दिस इज नॉट रिसर्च एंड दिस इज नॉट ए गुड टॉपिक जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। सो द थिंग इज के आपको फ्रेश इंसाइट प्रोवाइड करनी है टॉपिक के ऊपर। दस डी रिसर्च टॉपिक मैच योर कैरियर गोल्स। अब देखें, आप लोगों ने डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस जो हैं वो रखी होंगी, फाइनेंस की, एचआर की, अकाउंटिंग की, मार्केटिंग की, यू हैव डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस। तो उस सिनेरियो में क्या है कि यू हैव टू सी कि क्या आपने जो टॉपिक चूज किया है वो आपकी स्पेशलाइजेशन, ओबियसली स्पेशलाइजेशन कुछ सोच के ही रखी होगी ना कि इस फील्ड में मैं अपना कैरियर जो है वो शुरू करूंगा या करूंगी। तो इस वजह से वो टॉपिक जो है वो भी उस स्पेशलाइजेशन से रेलिवेंट होना चाहिए। अच्छा, ये आपस में आप जो है वो कम्युनिकेट ना करें, बेटर इसके अगर कोई क्वेश्चन है इसको चैट को तब आप जो है वो यूज़ करें। अच्छा जी, उसके बाद एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड रिसर्च टॉपिक में तीसरा, पहला एट्रीब्यूट था कैपेबिलिटी, इज इट फिजिबल। दूसरा था इज इट वर्थवाइल एंड थर्ड वन इज अगर आपका टॉपिक जो है वो रेलिवेंट हो जाता है तो देन डज द टॉपिक रिलेट क्लियरली टू एन आइडिया यू वर गिवन। ठीक है, पॉसिबली बाय योर ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये दोनों चीजें पिछली हो जाती हैं तो जो आइडिया आपको दिया गया था क्या उससे रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो ये तीन चीजें जो हैं वो होनी चाहिए और इन तीन चीज़ों को फॉलो करते हुए ये दो चीज़ें स्पेसिफिकली कि टॉपिक जो है वो फिजिबल है, दूसरे नंबर पे टॉपिक जो है वो वर्थवाइल है, तो फिर आप उस टॉपिक के ऊपर अपनी रिसर्च जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है। नाउ मूव करते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर, जनरेटिंग रिसर्च आइडियाज। ये आपको याद रखना है कि दिस इज योर फर्स्ट स्लाइड, इसके ऊपर मेजर स्टेप्स जो हैं वो हमने दिए हैं स्टेप बाय स्टेप और उसके बाद इनकी डिटेल्स आगे प्रोवाइड की गई हैं। अभी तक हमने ये पोर्शन किया है कि आइडेंटिफाइंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए गुड रिसर्च टॉपिक, एक अच्छे रिसर्च टॉपिक के एट्रीब्यूट्स जो हैं वो क्या होते हैं। एंड देन दूसरे स्टेप पे अब हम मूव कर रहे हैं जनरेटिंग आइडियाज दैट हेल्प यू सिलेक्ट ए सूटेबल टॉपिक। कैसे आइडिया जनरेट करना है जो आपकी हेल्प करे
कि आप सूटेबल टॉपिक जो है उसको सेलेक्ट कर सकें। थर्ड स्लाइड जो है थर्ड स्लाइड जो है दैट इज रेलिवेंट टू योर फर्स्ट टू स्लाइड्स। ओके, देखें, हम ये पहला फर्स्ट जो है वो देख रहे थे, पहला स्टेप देख रहे थे, अच्छा टॉपिक जो है उसको चूज करने के, उसके एट्रीब्यूट्स हम देख रहे थे। उसमें पहला एट्रीब्यूट कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए वी हैव दीज क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के ऊपर आप जो है वो जज करते हैं अपने टॉपिक को। उसके बाद इन क्वेश्चंस के ऊपर आप जज करते हैं दैट इज वर्थवाइल। सो अगर आपका टॉपिक जो है वो केपेबल है और वर्थवाइल है, ठीक हो गया, देन वी हैव टू सी कि ये रेलिवेंट है। आपको जो डायरेक्शंस दी गई हैं शुरू में योर आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से, आपके इदारे की तरफ से, ठीक है, क्या वो उनसे रेलिवेंट है कि नहीं। देखिए, इसमें ये भी तो है ना कि आप लोग जो हैं वो फाइनेंस के बच्चे हैं और आप काम कर रहे हैं मार्केटिंग के ऊपर, ठीक हो गया। तो क्या आपके इदारे की तरफ से ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपकी जो स्पेशलाइजेशन है, आपने उस स्पेशलाइजेशन के मुताबिक ही अपना टॉपिक चूज़ करना है और उसके मुताबिक ही अपना थीसिस करना है? अगर तो इस तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं, तो देन आप फाइनेंस की स्पेशलाइजेशन में मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, तो देन ये इर्रेलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। सो इस वजह से उसको रेलिवेंट करने के लिए ज़रूरी है कि आपको गिवन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो है वो काम आपने किया है कि नहीं किया, ठीक है। अच्छा जी, मूव कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, दैट इज जनरेटिंग रिसर्च आइडियाज़। रिसर्च आइडियाज़ को जनरेट करने के डिफरेंट तरीके हैं, जो तरीके इस स्लाइड के अंदर आपके सामने अवेलेबल हैं। इसमें सबसे पहले रैशनल थिंकिंग, देन उसके बाद क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है, देन उसके बाद सर्चिंग द लिटरेचर, स्कैनिंग द मीडिया, ब्रेन स्टॉर्मिंग, रेलिवेंस ट्रीज, एक्सप्लोरिंग पास्ट प्रोजेक्ट्स, डिस्कशंस, ठीक है। ये सब आइडिया, ये सब डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप एक अच्छा आइडिया जो है उसे जनरेट कर सकते हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज कि आप एक आइडिया नोटबुक अपने पास रखें, ठीक है। एट डिफरेंट टाइम्स आप कोई जो है वो कोई बिजनेस से रेलिवेंट कोई प्रोग्राम देख रहे हैं तो पॉसिबली आपको उधर से कुछ आइडिया मिल सकता है। आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो पॉसिबली आपको उधर से आइडिया मिल सकता है। आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, अपनी अपनी सिलेबस बुक पढ़ रहे हैं तो पॉसिबली उधर से कोई आइडिया मिल सकता है। या आप कोई डिफरेंट प्रोग्राम्स देख रहे हैं या आपका टीचर लेक्चर दे रहा है तो पॉसिबली उसमें से भी आपको आइडिया जनरेट हो सकता है फॉर योर रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि यू मस्ट हैव सम डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आप नोट करते रहें जैसे जैसे आपको आइडिया मिले। आइडिया जो है वो अ, अपने माइंड को प्रेशराइज करके या उसको कोई टाइम दे के कि जनाब मैं अब बैठ के सोचूंगा तो मुझे आइडिया आ जाएगा, ऐसे नहीं होता। आइडिया जो है वो अपनी मर्जी से आता है। द थिंग इज के यू हैव टू अटैच योर सेल्फ विद द थिंग्स जिधर से आइडियाज जनरेट होते हैं। सो दीज आर द टेक्निक्स विच यू हैव टू फॉलो। तो इन टेक्निक्स को फॉलो करते हुए you can get ideas, but the thing is के आप अगर आइडिया, when you get your idea, then if you did not note that idea, then you, if you did not store your idea at some place, it can be erased, ठीक है, ये भूल जाएंगे आप आफ्टर सम टाइम। सो बेटर इज कि मेक अ नोटबुक जिसके अंदर आप अपने आइडियाज जो हैं उनको नोट करते जाएं और उस उन आइडियाज को इस पूरे प्रोसेस से गुजारें जो हमने इस चैप्टर में करना है। जो आइडिया इस प्रोसेस को सक्सेसफुली पास कर जाए, उस आइडिया के ऊपर आप अपना काम जो है वो कर सकते हैं। सो आइडिया जनरेशन जो है ये कोई फोर्सफुल काम नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि मैं 5 घंटे 10 घंटे 5 मिनट 10 मिनट जो है वो किसी चीज़ के ऊपर काम करूं तो एट द एंड आई विल गेट सम आइडिया, ठीक है। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो आपको नेचुरल वे के अंदर ही उसे सर्च आउट करना चाहिए। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि यू मस्ट हैव ए नोटबुक जिसके ऊपर आप अपने आइडियाज़ जो हैं, जो जो आइडियाज़ आपको मिलते हैं उनको नोट करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट में हम मूव कर रहे हैं
इनकी डिटेल्स में जा रहे हैं। अब ये जो टेक्निक्स हैं, इनमें से कुछ टेक्निक्स जो हैं उनकी डिटेल में हम जा रहे हैं और डिटेल में देखते हैं कि ये रैशनल थिंकिंग क्या होता है, ये क्रिएटिव थिंकिंग क्या होता है, उसके बाद लिटरेचर को कैसे सर्च करते हैं, मीडिया स्कैनिंग कैसे करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करते हैं, रेलेवेंस ट्रीज़ क्या होते हैं, पास्ट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो किधर से मिलते हैं, कैसे देखते हैं, डिस्कशन अगर आपने करनी है तो वो कैसे करनी है। ठीक हो गया? तो वी नाउ वी विल लुक इनटू दीज़ टेक्निक्स इन डिटेल कि कैसे-कैसे आप ये काम जो है वो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनल थिंकिंग। अच्छा जी। नाउ जी, बच्चे क्या आपका क्या क्वेश्चन है? आमिना सरवर। सर आप बहुत फास्ट बोल रहे हैं, थोड़ा बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रही। अच्छा जी, मैं इसको स्लो कर लेता हूँ थोड़ा-सा। सो जी, दीज आर डिफरेंट टेक्निक्स जिनको आपको फॉलो करना है अपना अच्छा आइडिया जो है उसे जनरेट करने के लिए फॉर योर थीसिस। तो इन टेक्निक्स को हम वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहली टेक्निक जो है दैट इज़ रैशनल थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग क्या है? रैशनल थिंकिंग इज़ बेसिकली एग्जामिनिंग योर ओन सेंस एंड इंटरेस्ट। कैसे करते हैं ये उसने नीचे तरीका बताया हुआ है। लुकिंग एट पास्ट प्रोजेक्ट टाइटल्स, डिस्कशन, सर्चिंग द लिटरेचर, स्कैनिंग द मीडिया। ये डिफरेंट तरीके हैं जिनसे आप रैशनल थिंकिंग कर सकते हैं। रैशनल थिंकिंग है क्या? उसके लिए हमारे पास कुछ जो है वो आगे ये क्रिएटिव थिंकिंग को देख के हम इसको कंक्लूड करते हैं कि रैशनल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग में फ़र्क क्या है। क्रिएटिव थिंकिंग जो है दैट इज़ कीपिंग ए नोटबुक ऑफ आइडियाज़, एक्सप्लोरिंग पर्सनल प्रेफरेंसेस, यूजिंग पास्ट प्रोजेक्ट, रेलेवेंस ट्रीज, ब्रेनस्टॉर्मिंग। इन तरीकों से क्रिएटिव थिंकिंग हो सकती है। रैशनल थिंकिंग के तरीके ये हैं, बट डिटेल्स कुछ हमारे पास इधर अवेलेबल हैं। आपको वैसे थोड़ी सी मैं बता देता हूँ, बाकी आप स्लाइड की डिटेल में भी चले जाइएगा। रैशनल थिंकिंग जो है, रैशनल थिंकिंग इज के एक रैशनल पर्सन जो है वो कौन होता है जो लॉजिकली सोचता है। ठीक है, जो प्रैक्टिशनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है उसे हम रैशनल थिंकर कहते हैं। ठीक हो गया? पिछले लेक्चर के अंदर हम प्रैक्टिशनर पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ चुके हैं और एकेडमिशियन पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ चुके हैं। क्रिएटिव थिंकिंग जो है, क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब ये है बेसिकली ये एकेडमिशियन पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा होता है। और दूसरी चीज इसमें ये है कि इसने आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन निकालने होते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग वाला बंदा जो है वो थोड़ा सा हट के मसले का हल निकालता है, रिसर्च क्वेश्चन को हट के आंसर करता है। जबकि जो रैशनल थिंकिंग वाला पर्सन है, ये जो बेस्ट फिजिबल एंड इकोनॉमिकल सॉल्यूशन होता है किसी भी मसले का वो निकालने की कोशिश करता है। मतलब कि जो रूटीन में चीज़ें चल रही हैं ना, ये उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए आपके मसले का हल निकालता है। लेकिन ये जो क्रिएटिव थिंकिंग है, इसके अंदर आप आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल इधर अवेलेबल है। वो एग्जांपल इस तरह से है कि देखें, एक बॉइल्ड एग है, आपने उसको जो है वो 2 पीसेस में कन्वर्ट करना है। तो रैशनल थिंकिंग जो है या रैशनल थिंकर जो है वो क्या करेगा? टेक अ नाइफ एंड कट इट इंटू 2 पीसेस, सिंपल। ठीक है? अब जो क्रिएटिव थिंकिंग वाला पर्सन है, पॉसिबली वो कुछ और भी, उसके पास नाइफ नहीं है, तो फिर क्या करे? ठीक है, तो उस सिनेरियो के अंदर वो कुछ आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन निकाल सकता है। ही कैन फाइंड अ थ्रेड एंड कट योर एग इनटू 2 पीसेस। ठीक है, तो वो थ्रेड को यूज करके भी उसको 2 पीसेस में कर सकता है, वो कोई चम्मच पकड़ के उसको भी 2 पीसेस में कर सकता है, वो इवन हाथ से 2 पीसेस के अंदर उसे कर सकता है। ठीक हो गया? तो क्रिएटिव थिंकिंग वाला जो है वो रूटीन के कन्वेंशनल तरीकों को फॉलो नहीं करता, वो कोई आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। जबकि रैशनल थिंकर जो है वो रूटीन के तरीकाकार जो हैं, ठीक है, जो रूटीन में चल रहे हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए बेस्ट एंड इकोनॉमिकल, इजीली बेस्ट इकोनॉमिकल फिजिबल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। थोड़े पैसे, थोड़ा टाइम और आसानी से काम हल हो जाए। लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग वाला इन चक्करों में नहीं पड़ता, उसने कोई आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन निकाल के देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं रैशनल थिंकिंग वर्सेस क्रिएटिव थिंकिंग। फर्क क्या है दोनों में? दीज टेक्निक्स विल जनरेट पॉसिबल पॉसिबल प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट वन ऑफ टू आउटकम्स। ठीक है, कि ये
पॉसिबल ही है कि आउटकम्स डिफरेंट दे दें ये दोनों तरीके, ठीक है? वन और मोर पॉसिबल प्रोजेक्ट आइडियाज़ दैट यू माइट अंडरटेक। आप एक या एक से ज़्यादा आइडियाज़ जो हैं आप ले सकते हैं और ये आपको प्रोवाइड कर सकते हैं आइडियाज़, रैशनल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग। एब्सोल्यूट पैनिक बिकॉज़ नथिंग इन व्हिच यू आर इंटरेस्टेड और व्हिच सीम्स सूटेबल हैज़ कम टू माइंड, ठीक है? पैनिक भी कर सकते हैं आप, ठीक है कि जो आइडिया है रैशनल थिंकिंग वाला या क्रिएटिव थिंकिंग वाला, जो भी आइडिया आपको मिला है शायद वो फिजिबल ना हो एट द एंड, ठीक है? क्रिएटिव थिंकिंग में हमने कहा आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस निकलते हैं, तो आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस शायद वायबल ना हो, शायद फाइनेंशियली फिजिबल ना हो, ठीक हो गया? तो आप पैनिक कर सकते हैं कि यार ये तो मैंने काम करना था लेकिन इसके लिए मुझे पैसे चाहिए और पैसे अवेलेबल नहीं है, या मेरा इदारा, मेरा इंस्टीट्यूट, मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो मुझे फाइनेंस नहीं कर सकता इस प्रोजेक्ट के लिए। सो इस वजह से आप उस नतीजे पे पहुंच सकते हैं। सो सिंपली द थिंग इज के रैशनल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग आपको डिफरेंट आइडियाज जो है वो दे सकता है, बट अगेन आपको उन आइडियाज को, वो जो हमारे पहले स्टेप के ऊपर उसको परखना होता है, हमने हमने उसका एनालिसिस करना होता है कि क्या ये वर्थवाइल है, क्या ये फिजिबल है, ठीक है, और क्या ये रेलिवेंट है। इन तीन चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना होता है जो आइडिया हमें रैशनल थिंकिंग या क्रिएटिव थिंकिंग से मिलता है, ठीक है? मे बी रैशनल थिंकिंग से आप जो सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं किसी मसले का, वो सॉल्यूशन शायद वर्थवाइल ना हो, वो सॉल्यूशन शायद मार्केट को ऑलरेडी पता हो, ठीक है? तो आप 6 महीने का प्रोसेस जो है उसको फ़ॉलो करके एक सॉल्यूशन निकालते हैं और वो सॉल्यूशन ऑलरेडी मार्केट को पता है, तो लोग कहेंगे कि भाई तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है? तुमने क्या किया? व्हाट यू हैव डन इन 6 मंथ्स, ठीक है? यू जस्ट रीइन्वेंट अ व्हील व्हिच वी हैव ऑलरेडी सीन and which we already know about, and your wheel is not as good as available in the market। तो तो आपकी सारी रिसर्च वेस्ट हो गई ना उस सारे प्रोसेस में। दैट इज वाई इट इज़ पॉसिबल कि रैशनल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग के एंड पे आपको कुछ ऐसा आइडिया मिले जो कि फिजिबल ना हो, जो कि वर्थवाइल ना हो, जो कि रेलिवेंट ना हो। सो इस वजह से यू हैव टू सी कि आपने, आपकी आउटकम क्या आई है, क्या आइडिया जनरेट हुआ, एंड देन एग्जामिनिंग ओन स्ट्रेंथ्स एंड इंटरेस्ट। अच्छा ये बात आपको याद रखनी है कि दीज आर द वेज, दीज आर द टेक्निक्स जो कि आइडिया जनरेट करने में आपकी हेल्प कर रही हैं, ठीक हो गया? अब आइडिया जो जनरेट हुआ है उसको आपने पहले स्टेप के मुताबिक परखना है, उसको पहले स्टेप के मुताबिक उसका एनालिसिस करना है कि क्या वो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है? सो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिससे आइडिया जनरेट होगा। सो थर्ड वन इज, जी बच्चे, रिदा। सर ये अभी जो स्लाइड ओपन है इसमें जो थर्ड वाला पॉइंट है पैनिक वाला, हाँ जी। सर उसके बाद एक बात ये कि अगर ये जो फिर जनरेशन वाला पॉइंट है ये तो फर्स्ट पे होना चाहिए ना। देखें आपको पहले ये पता होगा कि आपने लाहौर जाना है या इस्लामाबाद जाना है, ठीक है? तो फिर ही उसके मुतालिक लोगों से डिस्कस करोगे ना कि भाई कैसे जाएं, ठीक है? और उसके बाद फिर लोग आपको बताएंगे कि यार आपके पास 2 3 4 ऑप्शंस हैं, आप उबर करवा लो, आप जो है वो स्टार अड्डा पे चले जाओ, आप जो है वो कोई वैसे सर्विस ले लो, या पिंडी से इस्लामाबाद से बड़ी बसेस आती हैं आप उन पे बैठ जाओ, आप जो है वो ये लारी अड्डे चले जाओ, ठीक है? तो पहले आपका टॉपिक होगा, ठीक है? उसके बाद फिर आप उसको डिस्कस करोगे लोगों से, ठीक है? और उसके बाद फिर जो है वो आपको आइडियाज़ मिलेंगे। देखें, कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ ए डायरेक्शन, इज़ ए डेस्टिनेशन, ठीक हो गया? अब कैपिटल स्ट्रक्चर की कौन-सी डायमेंशन के ऊपर आपने काम करना है, ये भी तो ज़रूरी है ना? उस डायमेंशन के मुतालिक, या आप कहते हैं जी, आप डिस्कशन में जाते हैं विद ए ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स और उनको कहते हैं आई वांट टू डू सम वर्क ऑन कैपिटल डायमेंशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, तो मुझे कुछ आइडियाज़ जो हैं वो दें या डिस्कस करें, ठीक है? तो वो आपको डिफरेंट डायमेंशंस के मुतालिक बताएँगे कि अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर की आप ये वाली डायमेंशन जो है उसके ऊपर काम कर लो। आप ये देखो कि कैपिटल डायमेंशन का कंपनी की